गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 व्यवसाय अध्ययन का बच्चों पार्ट 2 अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रबंध एक बहुत ही प्रचलित शब्द है बच्चों, जिसमें सभी प्रकार की क्रियाएं व्यापक स्तर पर प्रयुक्त की जाती हैं। यह शब्द वैसे ही उद्यम की विभिन्न क्रियाओं हेतु प्रमुख रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऊपर उदाहरण दिया गया है बच्चों, तो उससे स्पष्ट होता है प्रबंध वह क्रिया है जो प्रत्येक उस संगठन के लिए आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो प्रबंध क्या है, प्रबंध की अवधारणा क्या है बच्चों? प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक संगठन में आवश्यक लोग एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, वो अवधारणा कहलाती है। तो प्रबंध लोगों के प्रयास तथा समान उद्देश्यों को प्राप्त करने की सही दिशा में प्रदान करता है। इस प्रकार प्रबंधन यह देखते हैं कि कार्य पूर्ण हो तथा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तथा कम से कम लागत एवं न्यूनतम लागत लग के हमारा कार्य संपन्न हो जाए बच्चों। तो इस प्रकार हम प्रबंध की परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं। क्या है परिभाषा? यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य को पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रभावी ढंग से हम अपने कार्य को पूरा कर सकें। अब इसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? प्रक्रिया और प्रभावी ढंग, पूर्ण क्षमता, ये सब उसमें सम्मिलित होने चाहिए। तो उपयुक्त परिभाषा में प्रयुक्त प्रक्रिया सबसे आशय है प्राथमिक कार्य हैं, क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा करने हेतु करना होता है। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रबंध करें, कोई भी कार्य करना चाहें, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ प्रबंध की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले संगठन, नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण। तो हमें एक संगठन बनाना होगा, उसको सही तरीके से उसका नियोजन करना होगा बच्चों। फिर उसके लिए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा, उनको नियंत्रण देना होगा और अपने उस उत्पादित कार्य के लिए हमें बाजार की आवश्यकता होगी, उनको हमें निमंत्रण भी देना होगा। प्रभावी कार्य करने को प्रभावी ढंग से करने का अभिप्राय यह है कार्य को संपन्न करने से है। प्रभावी प्रबंध सही कार्य को क्रियाओं को पूर्ण करने तथा उद्देश्य प्राप्त करने से संबंधित होता है। तो इसका दूसरा अंतिम परिणाम यह है, लेकिन कार्य करने को केवल संपन्न करना पर्याप्त नहीं है, अपितु एक पहलू इसका यह भी है कि कार्य को कुशलतापूर्वक करना बच्चों। तो जो हम कार्य करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि खाली वो कार्य करना है, संपन्न करना है, समाप्त करना है, बल्कि उसको अच्छे से करना है, कुशलतापूर्वक करना है। ठीक है बच्चों। तो आगे है विश्लेषण तथा निगर्त के मध्य होता है। यदि कम साधनों का उपयोग करके अधिक धन अर्जित कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है। जो साधन किसी विशेष करने के लिए आवश्यक धन, माल, उपकरण, मानव संसाधन हों, वे आगत साधन कहलाते हैं। स्वभावतः प्रबंध का संबंध संसाधनों के कुशल प्रयोग से है, जिससे कम लागत में अधिक लाभ बच्चों प्राप्त हो सके। उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं प्रबंध, एक अच्छा प्रबंध। प्रभावपूर्ण बनाम कुशलता, प्रभावपूर्ण एक कुशलता, ये दोनों शब्द अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंध है। प्रबंध हेतु प्रभावी व क्षमतावान दोनों का होना आवश्यक है। एक प्रभावपूर्ण कुशलता, कौशल के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इन दोनों पक्षों में परस्पर संतुलन होना बच्चों आवश्यक है तथा कभी कभी प्रबंध की कुशलता से समझौता करना भी होता है। उदाहरण के लिए ऊंची लागत पर किसी कार्य को पूर्ण करना, माना उदाहरण भी दिया है, एक कंपनी का लक्ष्य 9000 इकाइयों को उत्पादित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय पर विद्युत एवं प्रभावोत्पादक क्षमतावान नहीं मिल रहा है, अर्थात 9000 इकाइयों का उत्पादन तो करना चाहता है एक कंपनी, लेकिन उसके लिए उसको समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए बच्चों विद्युत नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही है और उसके पास प्रतिभावान वर्कर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो वह उसे समय पर पूरा नहीं कर सकता। तो प्राय कभी कभी व्यवसाय कम संसाधनों माल के द्वारा उत्पादन पर अधिक ध्यान देता है, अर्थात लागत को कम
कर दिया जाए और लक्ष्य अनुसार उत्पादन नहीं कर पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप माल बाजार पर नहीं पहुंच पाएगा, सही समय पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम उसमें अपनी पूरी लागत नहीं दे पाए, जिसके कारण हम अपना उत्पादन समय पर ठीक प्रकार से बच्चों नहीं बढ़ा पाए। तो इससे क्या होता है, इसमें जिसकी मांग कम हो गई, इसका स्थान प्रतियोगियों ने ले लिया। स्थिति कार्यकुशलता प्रभावपूर्णता की कमी थी, क्योंकि माल बाजार में सही समय पर नहीं पहुंच पाता है। यदि समय पर माल नहीं पहुंचेगा मार्केट में, तो हमारी जो मार्केट में इमेज बच्चों डाउन हो जाएगी और हमें आने वाले समय में कोई कार्य नहीं मिलेगा। इसलिए न्यूनतम लागत पर कुशलतापूर्वक प्रबंध हेतु लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रभावपूर्ण कुशलता से संतुलन रखना आवश्यक होता है। उच्च कार्य कुशलता के साथ उच्च प्रभावपूर्णता होती है। सभी प्रबंधकों के लक्ष्य होते हैं। बिना किसी प्रभावपूर्णता के उच्च कार्य कुशलता पर अनावश्यक रूप से बल देना भी अवांछनीय है। प्रभावपूर्ण तथा कुशलता की कमी के कारण ही कमजोर प्रबंधन होता है। अर्थात निष्कर्ष बच्चों ये है कि प्रभावपूर्ण कुशलता तभी संभव है जब उस फर्म के पास अच्छे कर्मचारी होंगे, योग्य कर्मचारी होंगे, जो सही समय पर अपना उत्पादन ठीक प्रकार से कर सकते हों। इसके साथ ये भी जरूरी है कि उसके पास माल भी पर्याप्त मात्रा में हो। अब प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं बच्चों? नंबर 1 है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी संगठन के कुछ मूल आधार उद्देश्य होते हैं, जिसके कारण ही उसका अस्तित्व होता है। ये आसान व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रत्येक संगठन के भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? माना भिन्न भिन्न कंपनियां विभिन्न प्रकार के वो प्रोडक्ट बना रही है, उत्पादन कर रही है, तो उनके उद्देश्य भी अलग अलग होंगे। जैसे उदाहरण दिया है, फुटकर दुकान का उद्देश्य बिक्री में वृद्धि करना हो सकता है, अर्थात वह चाहेगा कि अधिक से अधिक मेरी बिक्री हो। लेकिन द स्पोर्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सही मार्गदर्शन करना है, अर्थात जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है उसका अलग उद्देश्य है। जो अपना कार्य कर रहा है, दुकान कर रहा है, उसका बच्चों अपना अलग उद्देश्य है। प्रबंध सर्वव्यापी होता है। दूसरा पॉइंट, संगठन चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, प्रबंध की क्रियाएं सभी में एक समान है। एक अस्पताल अथवा एक विद्यालय के प्रबंध की उतनी आवश्यकता है जितना कि एक पेट्रोल पंप के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो मैनेजमेंट प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटी इकाई है बच्चों या बड़ी इकाई हो। तो इसलिए सभी को प्रबंध की आवश्यकता होती है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी में भी होगा। वह उन्हें किस प्रकार से करते हैं भिन्न हो सकता है। प्रत्येक देश में प्रत्येक प्रबंधक को आवश्यकता उसकी होती है, लेकिन वो किस प्रकार से करें वो उनकी अपने तरीके हो सकते हैं। इस प्रकार भिन्नता भी उसकी संस्कृति, रीति रिवाज व इतिहास की भिन्नता के कारण बच्चों हो सकती है। आगे है तीसरा पॉइंट, बहुआयामी प्रबंध। ये क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या होता है? कार्य का प्रबंध। प्राय सभी संगठन किसी न किसी कार्य करने के लिए होते ही हैं। यदि कल कारखानों में उत्पादक का विनिर्माण होता है तो एक वस्त्र भंडारण में ग्राहक को किसी आवश्यकता को पूरा किया जाता है, जबकि अस्पताल में एक मरीज का इलाज किया जाता है। प्रबंध इस प्रकार इस सभी कार्यों का उद्देश्यों में बदल देता है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण है। इसमें निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान, बजट बनाना, योजनाएं बनाना, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, दायित्व निश्चित करना सम्मिलित हैं। तो प्रत्येक कल कारखाने का उत्पादन का कार्य होता है विनिर्माण करना। प्रत्येक उदाहरण दिया, जैसे एक वस्त्र भंडार है तो उसकी आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं। एक अस्पताल है, वह अपने मरीज का इलाज कर रहा है तो उसकी आवश्यकताएं बच्चों भिन्न होंगी। लोगों का प्रबंध करना, अब किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है मानव संसाधन की, क्योंकि मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तकनीक सुधारों के पश्चात काम करा लेना प्रबंध का प्रमुख कार्य है। उसके दो पहलू हैं। पहला है कर्मचारियों को पृथक पृथक आवश्यकताओं व व्यवहार वाले लोगों के रूप में मानकर व्यवहार करता है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी कार्य में निपुण है तो दूसरा व्यक्ति किसी कार्य में निपुण होता है, उसको उसी प्रकार का कार्य बच्चों दिया जाता है। दूसरा, लोगों के साथ उन्हें एक समूह में बना एक सा व्यवहार करना, अर्थात अपनी उस टीम को लेकर चलना, आगे चलना।
प्रबंध लोगों की कार्य क्षमता अथवा ताकत को प्रभावशाली तथा उनकी कमजोरी को अप्रासंगिक बनाकर उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करता है। अर्थात जो जितना अच्छा प्रबंध कर सकता होगा वह अपने कर्मचारियों से अच्छा कार्य करा सकता है, उनसे उत्पादन बढ़ा सकता है। परिचालन का प्रबंध कोई भी संगठन क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी सेवा अथवा मूल्य उत्पादन को प्रदान करने पर निर्भर करता है। प्राय इसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की जरूरत होती है जो आगत माल को उपभोग हेतु आवश्यक निर्यात के बदले में आगत माल व तकनीक के प्रभाव को व्यवस्थित करती है। यह कार्य तथा लोगों से प्रबंध से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। अर्थात परिचालन का ढंग कैसा होना चाहिए, जो कच्चा माल वह प्राप्त कर रहा है, आगत माल प्राप्त कर रहा है, उसको वह किस प्रकार, किस प्रभाव के साथ, किस तकनीक के साथ लोगों तक पहुंचा सकता है, यह भी प्रबंध से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कार्य है। गैर प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया निरंतर एकजुट अलग अलग कार्यों जैसे निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियोजन, संगठन, नियंत्रण की एक श्रृंखला है। अर्थात ये जो प्रबंध है एक निरंतर लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। सभी प्रबंध इन कार्यों को सदा एक साथ निष्पादन करते हैं। एक उदाहरण भी दिया है, नामची डिजाइनर कैंडल की स्मृति राय एक दिन बहुत ही अलग अलग कार्य करती है। किसी दिन वह भविष्य के प्रदर्शन की योजना बनाने का अधिक समय लगाती है तो अगले दिन वह कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने में होती है। इस प्रकार प्रबंधन के कार्यों की श्रृंखला समन्वित है जो निरंतर चलती रहती है। अर्थात भिन्न भिन्न उदाहरण के द्वारा बताया गया कि भिन्न भिन्न दिनों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रिया एक प्रबंधन करता है। आर्थिक व राजनीतिक तत्व शामिल होते हैं। तो बाजार में टिके रहने के लिए अपना कुछ नया भी बच्चों करते रहना आवश्यक होता है। अब है प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं। कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही प्रबंध कार्य करता है। उसके महत्वपूर्ण 3 उद्देश्य बच्चों बताए गए हैं प्रबंध के: संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संगठनात्मक उद्देश्य का। तो संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत संगठन के उद्देश्यों को निर्धारण करने तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए ही प्रबंध उत्तरदायी होता है। प्रबंध को सभी क्षेत्रों के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना होता है, जैसे कर्मचारी, अंशधारी, ग्राहक, सरकार इत्यादि के हितों को ध्यान में रखना होता है। तो प्रत्येक संगठनकर्ता को, प्रत्येक प्रबंधक को उसका दायित्व है कि अपने कर्मचारियों के, अपने अंशधारियों के, अपने ग्राहकों के, सरकार इत्यादि के हितों को भी ध्यान में रखे। किसी भी संगठन का उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अपने आप को जीवित रखना, लाभ अर्जित करना और बढ़ोतरी करना, तीनों बातें महत्वपूर्ण है। अर्थात अपने आप को जीवित रखने से तात्पर्य है कि अपने आप को प्रतिस्पर्धा में कायम रखना, धन कमाना और उसको आगे बढ़ना, ये संगठनात्मक का प्रमुख उद्देश्य है। फिर जीवित रखना जो अभी आया था, किसी व्यवसाय अथवा संगठन का आधारभूत उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने से है। जीवित रखने से मतलब जो हमारी फर्म है उस फर्म को हमें अनंत काल तक उसका अस्तित्व बना रहे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए जरूरत है प्रबंध को संगठन बनाए रखने की दिशा में प्रयास सदैव करना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त समय समय पर पूंजी धन भी लगाते रहना चाहिए। दूसरा है लाभ। किसी व्यवसाय का उद्देश्य होता है बच्चों अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभ किस प्रकार अर्जित किया जा सके। तो उद्यम के निरंतर सफल परिचालन हेतु उद्यम एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन भूमिका निभाने का कार्य करता है। व्यवसाय की लागत व जोखिम को पूरा करने के लिए लाभ का होना जरूरी है। कोई भी फर्म तभी जीवित रह सकती है जब उसको लाभ प्राप्त होगा। आगे है बढ़ोतरी। किसी दीर्घ अवधि में अपनी संभावनाओं में बढ़ोतरी व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक है, जिसके लिए व्यवसाय का बढ़ना बहुत महत्व है। प्रबंध को उद्योगों में बने रहने हेतु संगठन के विकास की संभावनाओं को पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। प्राय व्यवसाय के विकास को कर्मचारी की संख्या बढ़ोतरी, विक्रय, उत्पादों की संख्या एवं पूंजी निवेश में बढ़ोतरी से मापा जाता है।
अर्थात कोई भी व्यवसाय है, कोई भी उद्योग है, तो वह निरंतर आगे बढ़ना भी जरूरी है, आवश्यक है। आगे सामाजिक उद्देश्य 6 समाज के लाभों की रचना करना। अतः संगठन चाहे व्यवसायिक हो या गैर व्यवसायिक, समाज का अभिन्न अंग होने के कारण कुछ सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करना उस प्रबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, उस व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य समाज के भिन्न भिन्न अंगों के लिए अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना, इससे समाज के लोगों के वंचित वर्गों के लिए रोजगार प्रदान करना, उत्पादन संबंधी वृद्धि पद्धति, कर्मचारियों के लिए विद्यालय एवं शिशु गृह जैसी सुविधाएं प्रदान सम्मिलित है। अर्थात जो उनके यहाँ पर बच्चों कार्य कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों के लिए उनको उनके परिवार के लिए कुछ सुविधाएं देना भी जरूरी होता है बच्चों। तो ये आवश्यक है कि वह अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करता रहे। आगे आएंगे बच्चों, लास्ट पॉइंट है जो पैराग्राफ में दिया है बच्चों, एक उदाहरण के रूप में आप इसको स्वयं अध्ययन कर लेंगे। आगे है व्यक्तिगत उद्देश्य, अंतिम पॉइंट यहाँ तक आज अध्ययन करेंगे। प्राय संगठन उन सभी व्यक्तियों से मिलकर बनता है जिनसे उनकी पृष्ठभूमि, उनका व्यक्तित्व, अनुभव व उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ये सभी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठन का अंग बनाते हैं। यह प्रतियोगी वेतन तथा अन्य लाभ जैसी वित्तीय जरूरतों से लेकर संगी साथियों द्वारा मान्यता जैसी सामाजिक जरूरतों एवं व्यक्तिगत वृद्धि विकास उच्च स्तरीय आवश्यकता के रूप में पृथक पृथक होती है। प्रबंध को संगठन में सामंजस्यता के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिलान करना आवश्यक होता है। तो प्रत्येक फर्म, प्रत्येक संगठन जो है कुछ व्यक्तियों से बच्चों मिलकर बनता है। अकेला कोई भी व्यक्ति कार्य अपना संपन्न नहीं कर सकता। तो विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठन बनाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो उसके लिए जरूरी है कि वह सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों की आवश्यकताओं को पूरी करे। संगठन सामंजस्यता बनाए रखे, व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करे और जिससे उसकी फर्म बच्चों लगातार निरंतर आगे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होती रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।